हाँ जी बेटा, आप लोगों को मैंने कल की क्लास में दिए थे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए और डिफरेंस बिटवीन पढ़ने के लिए दिए थे। 16 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। बॉडी कॉर्पोरेट में डेजिग्नेटेड, अच्छा वही बताए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब बॉडी कॉर्पोरेट की बात की जा रही है तो इसमें चार तो बॉडी इंक्लूड हो गई। एक इंडियन कंपनी, एक इंडियन एलएलपी, एक फॉरेन एलएलपी और एक फॉरेन कंपनी। ये चारों तो इंक्लूड हो गए। लेकिन क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया गया अगर हम देखें तो एक कॉर्पोरेट सोल, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, उसको एक्सक्लूड कर दिया कि भाई आप इसका पार्ट नहीं बन सकते। क्योंकि सोल प्रोप्राइटर एक्चुअली तो क्या है, तो सिंगल ओनर। अब जब वो सोल प्रोप्राइटरशिप में चल रहा है तो एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं बनेगा, वो सोल बन जाएगा। इंडिविजुअल बन सकता है लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप वाली बात नहीं बनी। दूसरा, अगर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्मेट में, क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज? एक ऑब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, उनको अपने मेंबर्स को हेल्प आउट करने के लिए। जैसे हम लोग सस्ता राशन प्रोवाइड करेंगे जी, इकोनॉमी रेट पर, कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई। तो वो सोसाइटी है किसी सोशल ऑब्जेक्ट के साथ चलती है, एक्चुअली उनको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, वो इसका पार्ट नहीं बन सकती। और साथ में कौन? वो कंपनी या वो बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही नोटिफाई कर दिया कि आप इसका पार्ट नहीं बन सकते। ये तीन जो है एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकते, ये है। ठीक है, कौन कौन सी? सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बॉडी कॉर्पोरेट्स। और एज अ पार्टनर हमने क्या पढ़ा था कि कौन पार्टनर नहीं बन सकता? अनसाउंड माइंड और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनसाउंड माइंड मिस, और क्या था एक और? एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो वो नहीं पार्टनर बन सकते। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं 16 कैरेक्टरिस्टिक्स की, बड़ी आसान थी। वन बाय वन देखते हैं। और मेरे ख्याल से इनके नाम से अपने आप में क्लियर है। पहला था क्या? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? जिसका एज पर लॉ रजिस्ट्रेशन होगा और जिसको सेपरेट एंटिटी मिल जाएगी और जिसका अपना परपिचुअल सक्सेशन होगा, वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो तीनों अलग अलग डिफाइन किए कि बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है और परपिचुअल सक्सेशन है। परपिचुअल सक्सेशन क्या था? फर्म विल नेवर डाई, एलएलपी कभी नहीं मरेगी, अमरता का वरदान। सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसके पास अपनी कॉमन सील होती है, अपनी अथॉरिटी होती है, वो चाहे तो अपने लिए एसेट्स खरीद सकती है, चाहे तो एसेट्स को बेच सकती है, उसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर देखो म्यूचुअल एजेंसी। क्या था म्यूचुअल एजेंसी के अंदर? एक पार्टनर सिर्फ एलएलपी का एजेंट है, दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है। एग्रीमेंट हमने पढ़ा था शेड्यूल 1 के अंदर। अगर आपने एग्रीमेंट बना लिया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो शेड्यूल 1 के अंदर एग्रीमेंट का फॉर्मेट है, उस एग्रीमेंट के वो एग्रीमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली आपके ऊपर इम्प्लीकेबल हो जाएगा। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो बॉडी कॉर्पोरेट होती है, उसको तो बोलते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कॉमन सील, अभी हमने बात की थी कॉमन सील की, अगर आप देखेंगे तो आपको इनसे पता चलना शुरू हो जाएगा, इन नामों से अपने आप लगेगा। अगर मान लीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो एलएलपी को डिफाइन करने के बाद आप इसके कम से कम 8 से 10 पॉइंट लिख कर आना, और ज्यादा बड़ी बड़ी डिटेल्स पर लिखना, एक एक दो दो लाइनों में।
अब जैसे कोई 3 पॉइंट, पहले 3 पॉइंट तो एक ही में मर्ज कर सकते हो, क्या क्या? बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन। चाहो तो कॉमन सील भी डाल दो, कॉमन सील आया ना अभी, कॉमन सील भी डाल दो। हाँ, कॉमन सील, कॉमन सील होता है बेटा जब आप किसी कंपनी के साथ डील करते हैं तो उसकी स्टैंप लगी हुई मिलती है, उसे कॉमन सील बोलते हैं। और वो कॉमन सील की अथॉरिटी हर किसी को नहीं होती लगाने की, वो भी कुछ लोगों को अथॉरिटी होती है ना, स्टैंप लगती है जैसे, उस पर लिखा होता है कंपनी का नाम, दैट इज कॉल्ड कॉमन सील। जब आप सीए बन जाओगी तो आप अपने नाम से एक सील बनवाएंगे जिसको हम लोग स्टैंप बोलते हैं, वो कॉमन सील हो गई। जब आपने कॉमन सील लगाई, उस पर इनिशियल कर दिया, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपने फी लगाई है और आपकी तरफ से अप्रूव हो गया डॉक्यूमेंट, उसे कॉमन सील कहते हैं। तो हर कंपनी के पास भी होती है, प्रोफेशनल्स के पास भी होती है। सोल प्रोप्राइटर बनवा सकता है, वो तो उसकी अपनी वो है, उसमें कहीं ऐसा मेंशन कहीं है, इसमें तो मेंशन है। लेकिन अभी आगे बताएंगे कॉमन सील के बारे में भी आ रहा है कि मैंडेटरी इसमें भी नहीं है। देखो कॉमन सील पढ़ लो, इसमें मैंडेटरी इसमें भी नहीं है, आप चाहें तो रख सकते हैं और आप ना चाहें तो कोई इशू नहीं। कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी हियर, लेकिन कंपनी के केस में कॉमन सील मैंडेटरी। ठीक है, अब धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अब कंपनी के भी कई डॉक्यूमेंट्स में कॉमन सील नहीं लगी होती, तो उसमें बोल देते हैं नॉट रिक्वायर्ड। जैसे आता है ना आपके पास, आप इंश्योरेंस कराते हो ऑनलाइन, इंश्योरेंस ऑनलाइन कराते हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट आता है, इसमें कोई स्टैम्प स्टूम कोई सिग्नेचर कुछ नहीं होता, तो वहां पर एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो कह रहे हैं कि ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है कंप्यूटर जनरेटेड है, तो इसमें कॉमन सील और सिग्नेचर की जरूरत नहीं। वहाँ मॉडिफिकेशन हुए हैं अभी। ठीक है, कॉमन सील के बारे में। देन आती है बात लिमिटेड लायबिलिटी। एलएलपी की लायबिलिटी कहाँ तक एक्सटेंड है? बताओ एलएलपी की लायबिलिटी कहाँ तक एक्सटेंड है? अप टू वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो उसकी अपनी एसेट्स है वहां तक एक्सटेंड है। और हर पार्टनर की अप टू देयर शेयर ऑन, अप टू देयर शेयर ऑन। तो लिमिटेड लायबिलिटी। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस कौन कर सकता है? सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये एक स्पेशल दर्जा है जिसको डेजिग्नेटेड बोला जाए। ठीक है, मैंने कल भी बोला था कि आप एक मंदिर नहीं खोल सकते एलएलपी के नाम से, क्योंकि वो एक सोशल ऑब्जेक्ट हो गया, बिजनेस मोटिव नहीं। यहाँ पर बिजनेस और प्रॉफिट मोटिव दोनों होने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन, एक एलएलपी में अगर कुछ प्रॉब्लम पाई गई तो इन्वेस्टिगेशन का राइट किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। हालांकि अब इसमें भी बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं फ्रीक्वेंटली। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले तो थक गई, पहले तो एलएलपी बना लिया और सारा चार्ज अपने हाथ में रख लिया, अब बाद में समझ में आया कि भाई कहाँ कहाँ तक जाएंगे, तो धीरे धीरे वो रजिस्ट्रार के पास अपनी पावर्स को डेलीगेट कर रहे हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते थे ना हम लोग इसे। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट क्या होता है? हम लोग जानते हैं शेड्यूल 2, 3, 4, इसके अंदर अरेंजमेंट्स ही बताए गए हैं कि कब किसको कन्वर्जन करना है, वो सब चीजें। राहुल, क्या हुआ, जाना है? खैर, तो इसके अंदर वही बता रहा है। और हालांकि 13 और 14 दोनों एक साथ पढ़ने चाहिए कायदे से। देखो, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट और कन्वर्जन इनटू एलएलपी, ये दोनों एक जैसे हैं। एक बार देख लो, पढ़ लो। 13 में क्या कह रहा है? एनी कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग मर्जर एंड अमेलगेमेशन। मर्जर और अमेलगेमेशन किसके बीच होगा? एलएलपीज इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एक्ट। वो इतना बता रहा है सिर्फ। और नीचे बता रहे हैं कि एक शेड्यूल 2 में क्या बताया था कि एक पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना। शेड्यूल 3 में क्या बताया था? प्राइवेट लिमिटेड को एलएलपी में कन्वर्ट करना। शेड्यूल 4 क्या बता रहा था?
अनलिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना। पढ़ा नहीं है अभी हमने, अष्टमी मना रहे थे यार। तो पढ़ोगे मतलब घर पे, इसलिए पढ़ा नहीं। मैसेज आएगा तब पढ़ेंगे। सब तूने तो बर्थडे पार्टी अटेंड की थी ना। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अभी हम आगे पढ़ेंगे। हमारे पास 3 तरह के ई फाइलिंग फॉर्म्स होते हैं, ई फाइलिंग 1, ई फाइलिंग 2, ई फाइलिंग 3, वो अभी आपको बताएंगे। वो तीनों ई फाइलिंग फॉर्म फिल करने पड़ेंगे और रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये प्रोसेस में तब जाकर हमारा इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट होता है। अभी वो बताएगा आगे। फॉरेन एलएलपीज क्या होती है? जिनका रजिस्ट्रेशन आउट ऑफ इंडिया हो रखा है एज एन एलएलपी, तो वो फॉरेन एलएलपीज कराते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक तो क्लियर है। एडवांटेज पर आ जाओ, लिखो। ये आपको 16 पॉइंट याद करने हैं, 16 पॉइंट याद करने हैं, 16 पॉइंट याद करने हैं आपसे, ठीक है। एडवांटेज ऑफ एलएलपी, पहला एडवांटेज क्या है? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बनेगा पार्टनर्स के बीच में। दूसरा एडवांटेज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा एडवांटेज इजी टू फॉर्म। देखो ये दो एक साथ चलेंगे, इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व। हर प्रोसेस में जो जैसा होता है वैसे इसका क्लोजिंग होती है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन बहुत टफ है तो इसकी वाइंडिंग अप भी टफ है। इसकी फॉर्मेशन इजी है तो इसकी डिसोल्यूशन भी इजी है, तो लास्ट में आएगा, ठीक है। फिर लिखिए लिमिटेड लायबिलिटी, एंड फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। आप जब कंपनीज पढ़ेंगे या आपने थोड़ा बहुत याद भी होगा, 12th में पढ़ा होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का कैपिटल का भी अपना एक स्ट्रक्चर है, पढ़ा है? नहीं पढ़ा। अपनी कैपिटल का भी स्ट्रक्चर है कि अगर प्राइवेट लिमिटेड होगी तो उसकी कैपिटल इतने से इतने तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। उनमें कैपिटल के स्ट्रक्चर भी डिफाइंड है। चलो वो मैं बता दूंगा अगर आपने 12th में नहीं पढ़ा। कोई नहीं। और बकायदा टर्नओवर पे भी कंडीशंस हैं, इतनी टर्नओवर से लेकर इतनी टर्नओवर तक, ये कहलाएंगी इस तरह की कंपनीज, है ना। जो जब उस स्ट्रक्चर से ऊपर उठ जाते हैं तो वो डीम्ड पब्लिक कंपनी कहलाती है, कि उसको ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी का दर्जा दिया जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहा जी 20-20 हजार रुपए की कैपिटल डाल दे, 5 लोग डाल दो, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट, कोई कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर कंडीशन नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी एकदम, ठीक है। एंड लास्ट इजी टू डिजॉल्व। तो 6 हो गए नाम याद, एग्रीमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, easy to form, limited liability, flexible capital structure और last easy to dissolve। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी है। आज ये समझ लें कि जब आप एलएलपी की इनकॉर्पोरेशन कराने जाएंगे, सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 17 तक इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा। सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 17 तक 7 सेक्शन इसमें अंदर होगा। उन 7 सेक्शन में 1 बाय 1 छोटा छोटा ब्रीफिंग लिखते हुए चलेंगे। सेक्शन 11, सेक्शन 11 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, सेक्शन 11 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो इसमें 1 बाय 1 लिखेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखना है, फर्स्ट पॉइंट फॉर incorporation of LLP, for incorporation of LLP
नीचे लिखना ए पॉइंट। हमने पार्टनरशिप में पढ़ा है कि 2 लोग होने चाहिए कम से कम, यहाँ पर भी 2 लोग होने चाहिए कम से कम, कम से कम 2 लोग, 2 या 2 से ज्यादा। तो लिखो 2 और मोर पर्सन्स, 2 और मोर पर्सन्स स्लैश ऑब्लिक मतलब लीगल बिजनेस ऑब्लिक प्रॉफिट मोटिव। इसको आप पूरा एक पैराग्राफ बना देंगे, यानी 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में इनकॉर्पोरेट हुए, आपस में एक एसोसिएशन बनाई, प्रॉफिट मोटिव था विद लॉफुल बिजनेस से, लीगल बिजनेस से। ऐसा नहीं जुआ करेंगे, जुआ खिलाएंगे, ये नहीं, ठीक है। लॉफुल बिजनेस, इंडिया के अंदर जुए का बिजनेस इलीगल बिजनेस है, लॉफुल नहीं। स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी, ठीक है। मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम्स। नहीं नहीं, इसी के आगे है। हमने कहा 2 लोग जिनका मोटिव प्रॉफिट है लॉफुल बिजनेस से, मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम, ठीक है। वो अपना नाम प्रपोज करेंगे कि हम 2 मेंबर हैं, हम 2 लोग इसको इनकॉर्पोरेट कराना चाहते हैं, वो हो गया मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम। बी लिखो, बी पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मस्ट बी filled, must be filled in such a manner, in a prescribed manner, in a prescribed manner, with prescribed fees, with prescribed fees। क्या लिखा? Incorporation document must filled in prescribed manner with prescribed fees to the relevant registrar, to the relevant registrar related to registered office of LLP, related to registered office of LLP, देखो बेटा, मैं अभी बोल रहा था पिछले बैच में भी, जब आप इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो आप अपने दिमाग में अपने फॉर्म को ले आओ। जब आपने सीए इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरा, आपने भी तो रजिस्ट्रेशन कराया, उसको इनकॉर्पोरेशन ही तो बोल सकते हैं। ये भी एलएलपी एक इनकॉर्पोरेशन कराने जा रही है। सबसे पहला क्या होगा, आपने क्या बताया, मैं योगेश गुप्ता आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ, सीए इंस्टीट्यूट को बताओगे। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कौन बता रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग, कि हम एक्स और वाई एक एलएलपी फॉर्म करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे वो, आप क्या करोगे, कैसे करा आपने ज्वाइन सीए इंस्टीट्यूट को, फॉर्म भरा, क्या अपनी मर्जी से भरा, उनकी मर्जी से भरा, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, उनका तरफ से प्रिस्क्राइब था कि ये हमने फॉर्म दे दिया, भरना शुरू करो। फॉर्म भर दिया, इन्होंने भी फॉर्म भर दिया, क्या फॉर्म भरने से एक्सेप्ट हो गया, क्या दिया साथ में, 9,200 रुपए। इन्होंने भी क्या लिखा है, विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। हाँ, एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, मतलब बिना लेट चार्ज। अब क्या हुआ, आपने फॉर्म भर दिया, फीस भी सबमिट कर दी। एक्चुअली तो सीए इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया एक ही है, नोएडा वाला, तो वो तो सब कुछ वहीं पर भरा जाता है। लेकिन रजिस्ट्रार सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट के लिए अलग अलग बना रखा है। तो आप दिल्ली में हैं, तो आपका फॉर्म किसके पास जाएगा एलएलपी का, दिल्ली वाले स्टेट। हो सकता है दिल्ली में भी दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3, दिल्ली 4 बनी हुई है, पता चला उसके हिसाब से भी अलग अलग रजिस्ट्रार हैं, अपॉइंटेड हैं।
तो आपका जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है, आप पहले चेक करोगे कि मेरा ऑफिस शेखसराय है, तो शेखसराय का रिलेवेंट रजिस्ट्रार कौन, तो डॉक्यूमेंट कहां जाएगा, उसी रिलेवेंट रजिस्ट्रार के ऑफिस में जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। व्हाट दिस पॉइंट, तो हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में नहीं लिखा है, एक बार पढ़ लो क्या लिखा है मैंने। पहले में क्या लिखा है, 2 or more persons, lawful business, profit motive, must subscribe their name, है ना। यहाँ पर तो आप अकेले अपने आप को सब्सक्राइब करते हो सी इंस्टीट्यूट में, यहाँ 2 लोग हो गए। उसके बाद क्या आया, मैंने क्या कहा, जो रिलेवेंट रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके हिसाब से जो रिलेवेंट रजिस्ट्रार है वहां पर आपको सबमिट करना है, आपके हिसाब से चला गया, है ना। अब एग्जामिनेशन फॉर्म आपने कौन सा ऑप्ट किया होगा, दिल्ली 4, यहाँ के लोग दिल्ली 4 ही करेंगे ऑप्ट, निजामुद्दीन, कालका जी, लाजपत नगर और एक और है लोधी कॉलोनी, यहाँ के लोग तो वही ऑप्ट करेंगे ना, जो दूर रहते हैं वो दूसरा ऑप्ट करेंगे। व्हाट इज पॉइंट, सी पॉइंट, सी पॉइंट। लास्ट में आपने देखा टिक लगाना होता है, यस क्या होता है उसका मीनिंग, कि मैंने ऊपर जो भी बताया वो सब सत्य है। अगर उसमें कोई भी असत्यता पाई गई, कोई भी त्रुटि पाई गई, कोई भी मिस्टेक हुई, तो उसके लिए कौन लायबल, हम खुद। अब आपको इतना उन्होंने पढ़ाया नहीं है कि अगर आपने त्रुटि पाई तो उसमें क्या क्या आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, इसमें बताएंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट साइन कौन करेगा, एलएलपी की। अब जो फॉर्म भर रहे हैं रजिस्ट्रार के पास 2 लोग साइन करेंगे, एक तो वो प्रोफेशनल जिसको अपॉइंट किया गया एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के लिए, दूसरा कोई भी एक पार्टनर। ये 2 लोग उस स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट करेंगे कि हमने जो ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सारी करेक्ट, क्योंकि फ्यूचर में लायबल किसको बनाया जाएगा, इन्हीं लोगों को जो साइन करेंगे। ओके, तो सी पॉइंट, statement in the prescribed form along with the incorporation document, statement in the prescribed form, वो स्टेटमेंट किसके साथ होती है आपकी सी इंस्टीट्यूट वाली, फॉर्म के नीचे तो होती है, तो वो क्या हो गई, वो स्टेटमेंट विद द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, यही तो है। वो जो स्टेटमेंट है वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, हाँ, स्टेटमेंट in the prescribed form 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 along with incorporation document जो सबसे पहले हमने कहा ना incorporation document की बात हो रही है, along with incorporation document either by 4 लोग का ऑप्शन है, CA/CS/कॉस्ट अकाउंटेंट एडवोकेट, CA/CS/कॉस्ट अकाउंटेंट एडवोकेट, CMA, हाँ तो CMA लिख सकते हो। ये चारों लोग किसमें एंगेज होंगे, फॉर्मेशन में, तो ब्रैकेट में लिख लो एंगेज्ड इन फॉर्मेशन। ये चारों लोग में से कोई एक एंगेज्ड इन फॉर्मेशन, नॉर्मली लोग इन्हीं में से चारों में से किसी को एक को हायर करते हैं, इधर ये एंड एनी वन ऑफ द person
who subscribed, any one of the person who subscribed. Who subscribed, क्या कह रहा है? will held liable, will held liable that all the requirements of the act, that all the requirements of the act complied with in respect of incorporation. Complied with in respect of incorporation. ये दोनों स्टेटमेंट देंगे, आप नीचे आप अकेले देते हो, यहाँ पर इन जो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है वो, और एक जिसका नाम सब्सक्राइब, वो क्या करेंगे? साइन करेंगे कि हाँ जी हमें मालूम है कि ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है सब करेक्ट है। ठीक है जी, ये तो था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आएगा बिल्कुल करेगा, और नहीं एक जगह वैलिड होंगे ना, दूसरे नंबर को लेना पड़ेगा, ऐसे कैसे कर सकता है? दो चाहिए ना, फिर दो इसीलिए तो कह रहा है, लेकिन मिनिमम दो तो होंगे ही, एक खुद से कर ले एक दूसरे से करा ले, वो कहेगा जी दोनों जगह आप ही हो गए। तो हमने दो इसलिए तो बोले थे कि एक वो जो लीगल प्रोसीडिंग में लगा है उसको भी हमने लाइबल बनाना है, एक वो जो पार्टनर है उसको भी लाइबल बनाना है। सेकंड पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कंटेन्स, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कंटेन्स। अब वो पूछ रहा है उसमें होता क्या क्या है। अभी तो हमने आपको बोला प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है? आपके फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या था? पहले आपका नाम, आपके फादर का नाम, फिर एड्रेस, एज, आधार कार्ड का नंबर, फोटोग्राफ्स, 12th 10th मार्कशीट, ये सब मांगा था। इनसे क्या मांगेंगे? भैया बताओ आपकी एलएलपी का नाम क्या है, बताओ आपकी एलएलपी का एड्रेस क्या है, रजिस्टर्ड एड्रेस, बताओ आपकी एलएलपी का बिजनेस क्या है, बताओ आपकी एलएलपी में पार्टनर कौन कौन है, बताओ एलएलपी में पार्टनर जो है उनके एड्रेस, उनकी डिटेल्स क्या क्या हैं। अभी नहीं, अभी कैसे पूछेंगे, अभी तो आपकी इनकॉर्पोरेशन चल रही है। ठीक है जी, तो कितनी सारी चीजें, जो सारी चीजें आपसे सीए इंस्टीट्यूट ने पूछी वैसी ही थोड़ी सी अपग्रेडेड फॉर्मेट में रजिस्ट्रार पूछेगा आपसे। ठीक है जी, तो एक ही लाइन में ऑब्लिक कर करके लिखते जाएंगे। क्या कंटेन करता है? नेम ऑफ एलएलपी, ऑब्लिक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, तीसरा ऑब्लिक करके लिखते जाओ, बिजनेस ऑब्लिक पार्टनर्स नेम ऑब्लिक पार्टनर्स डिटेल्स ऑब्लिक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, क्योंकि इसके अंदर हमने एक अलग से भी एक वर्ड पढ़ा है डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑब्लिक designated partners details, designated partners details,
हाँ, पहले उनका नाम आ गया, मतलब फिर उनकी डिटेल्स आ गई। डॉट डॉट डालकर एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब क्या हुआ? अगर उन्होंने कुछ और मांग लिया तो वो आपको देना, अगर उन्होंने कुछ और मांग लिया तो वो आपको देना। ये तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। थर्ड लिखो इसका पॉइंट आ गया। क्यों साइन कराया था? साइन क्यों कराया था? कि अगर झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। तो झूठ बोलने पर किस तरीके से काटा जाएगा, लिख लो। थर्ड पॉइंट, इफ देयर इज एनी misstatement, if there is any misstatement, ऑब्लिक फॉल्स स्टेटमेंट, या तो मिस स्टेटमेंट हो रही है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट हो रही है, गिल्टी पर्सन विल बी पनिश्ड विद, जो गिल्टी पर्सन है उसको पनिश किया जाएगा विद, नीचे लिखना, गिल्टी पर्सन विल बी पनिश्ड विद, नीचे लिखना, imprisonment up to 2 year, imprisonment up to 2 year, 2 साल तक की जेल हो सकती है जी उसे, छोटी मोटी बात नहीं है, देख लो। imprisonment up to 2 years with a fine, हाँ with a fine, साथ में एक फाइन भी लग सकता है ऑफ रुपीज 10,000 to 5 लाख। फाइन भी छोटा मोटा नहीं, 10,000 to 5 लाख, 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का फाइन, 2 साल की सजा या दोनों, अगर आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी या कोई मिस स्टेटमेंट। ये था हमारा सेक्शन 11। तो अच्छा खासा है सेक्शन 11, क्वेश्चन बन सकता है सेक्शन 11 पर। क्या है ये? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। क्या है ये? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, क्या हुआ? क्या है ये? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। आप लोग तो कोई भी ट्रिप पे नहीं गए, थके हुए कहाँ हो? पिछले बैच में तो सारे थके हुए अभी तक। हाँ तो ऐसी है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर ली होगी, क्या कर सकते हैं। कोई बता रहा था कि 3 घंटे तक पूल में रहे, पूल के अंदर 3 घंटे रहना कोई छोटी बात है? सबसे ज्यादा भारी काम है पानी के अंदर रहना, लोगों को लगता है, और अगर किसी को स्विमिंग आती है तो खैर। सेक्शन 12 इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 12 इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। अभी तक हमने क्या किया? डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिस्कस किया। डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कर दिए किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। अब रजिस्ट्रार की क्या ड्यूटी है? वो चेक करेगा, आपको क्या देगा? एक सर्टिफिकेट देगा। तो लिखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर सेटिस्फाइंग comma registrar shall within a period of 14 days, registrar shall within a period of 14 days
विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर ए रजिस्टर द इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट, रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, उनको क्या करेगा 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर कर देगा, रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। बी इशू अ सर्टिफिकेट of incorporation, issue a certificate of incorporation of LLP with the prescribed name, with the prescribed name, जो नाम आपने उसके अंदर लिखा उस नाम से आपको क्या मान लिया जाएगा कि यू गॉट रजिस्टर्ड, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है जी, ये फर्स्ट पॉइंट था इसका। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट incorporation document, incorporation document will be a sufficient evidence, will be a sufficient evidence third point, उसके पास ये डॉक्यूमेंट आ गया, उससे ये पता है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गया, ये एविडेंस है उसके लिए, हमेशा के लिए एविडेंस है ना। आप मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पूछ लिया आपसे, आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ा भी तो था, सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी कर सकती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आपके एलएलपी के बारे में इंक्वायरी करना चाहती है तो सबसे पहले किसके पास जाएगी, सबसे पहले तो उसी के पास जाएगी, एलएलपी के उसके रजिस्ट्रार के पास, कि दिखाओ भाई ये XYZ एलएलपी बनी है, किस इसका जरा डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो दिखाएगा ये देखो जी मेरे पास एविडेंस, देखो जी। वो अपने आप को भी तो सेफर साइड कहेगा कि सर, वो पूछेगा आपसे उससे रजिस्ट्रार से कि आपने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की थी, वो कहेगा यस सर, देखो सफिशिएंट एविडेंस है। ठीक है। थर्ड, रजिस्ट्रार shall sign, registrar shall sign the certificate which must be authenticated by the seal, which must be authenticated by his seal। सील फिर से वही हो गई बेटा, उस रजिस्ट्रार को भी एक स्टैंप मिली होती है, वो स्टैंप लगाएगा। ठीक है, तो उससे पता चलेगा कि भाई सील लग गई, इसका मतलब रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया और अप्रूव कर दिया। लास्ट, दिस सर्टिफिकेट इटसेल्फ, दिस सर्टिफिकेट जो आपको अब सर्टिफिकेट मिला है, दिस सर्टिफिकेट इटसेल्फ अ कंक्लूसिव एविडेंस, दिस सर्टिफिकेट इटसेल्फ अ कंक्लूसिव एविडेंस which shows incorporation of LLP। ये अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस है जो क्या शो करता है, क्या प्रूव करता है कि मेरी LLP रजिस्टर्ड है जी। आपसे कोई मांगने आएगा, कोई भी सरकारी ऑफिसर आपके घर आ गया, मतलब आपके रजिस्टर्ड ऑफिस आ गया, वो कहेगा जी दिखाओ आपकी LLP रजिस्टर्ड है भी कि नहीं, तो आप क्या दिखाओगे, सर्टिफिकेट दिखाओगे, तो आपके लिए कंक्लूसिव एविडेंस है। ये सेक्शन 12 था। ठीक है, सेक्शन 11 इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट, सेक्शन 12 इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट के बारे में आ रहा है। सेक्शन 13, हाँ उसके ऊपर 14 दिन की वो है, वो 14 दिन में नहीं करेगा तो आप कोर्ट जा सकते, तो आपको इंटीमेट करेगा कि क्यों डिले हो रहा है।
रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP सेक्शन 13। एक एक सेक्शन में छोटी छोटी बातें समझाई जा रही हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि आपके नाम के साथ क्या एड्रेस होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। क्यों होता है? क्योंकि रजिस्ट्रार कुछ भी कम्युनिकेट करेगा तो आपको कहाँ कम्युनिकेट करेगा, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पर। हालांकि एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो आप कोई दूसरा एड्रेस भी दे सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार की नज़र में इंपॉर्टेंट एड्रेस क्या होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस। और हमारा जो सेक्शन 13 है वो क्या बता रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस। या फिर इसमें कुछ चेंज करा तो लिखो एवरी LLP shall have a registered office, every LLP shall have a registered office, ब्रैकेट में लिख लेना फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, ब्रैकेट में लिख लेना फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। मैं डिटेल नहीं लिखवाना चाह रहा, नहीं तो डिटेल आ जाएगी कि ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस डन बाय द रजिस्टर्ड ऑफिस टुवर्ड द LLP विल बी मेड एट द रजिस्टर्ड एड्रेस ओनली, है ना, कि कुछ भी नोटिस देना है, कुछ भी देना है। इनफैक्ट जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो भी बाय पोस्ट इसी एड्रेस पर आएगा, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो भी बाय पोस्ट इसी एड्रेस पर आएगा। लिखो इसका सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर सबको? सेकंड पॉइंट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन will be sent by post at the registered office, at the registered office, ब्रैकेट में लिख लो at other address specifically mentioned, at other address specifically mentioned by LLP। दूसरे एड्रेस पर तभी आएगा जब आप कोई स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे, ठीक है, इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अब आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कराना है तो रजिस्ट्रार क्या कहता है, मुझे बताओ। आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कराना है तो मुझे बताओ, और मुझे कैसे बताओगे, फोन करके तो बताओगे, मैं इतना कहाँ याद रखूंगा, रोज के अगर 100 फोन आ गए तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा। तो कहेगा आ जाओ जी, वेबसाइट पर एक फॉर्म है, आपको भी अगर अपना मान लीजिए एड्रेस चेंज कराना है CA इंस्टीट्यूट में, तो क्या कहेंगे कि जी एक फॉर्म है उसे मेल कर दो, आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो ये भी क्या कहते हैं, एक फॉर्म है उसमें भरो एग्जिस्टिंग एड्रेस, न्यू एड्रेस, और भर कर हमें दे दो, हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, if LLP wants to change its registered office address, if LLP wants to change its registered office address, कॉमा डालकर लिखो रजिस्ट्रार must be informed in the prescribed form about such changes, in the prescribed form about such changes। और इसका लास्ट पॉइंट, जब हम फॉर्म भर रहे थे अगर फॉर्म में कोई गलती है तो पेनल्टी कितनी थी, 10,000 से 5 लाख 2 साल की सजा। वो किसके लिए गलती थी,
इनकॉर्पोरेशन वाले फॉर्म में गलत। अब आप रजिस्टर्ड ऑफिस को लेकर गलती कर रहे हो। आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया और रजिस्ट्रार को बता ही नहीं रहे हो। आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया और रजिस्ट्रार को बता ही नहीं रहे हो। हाउ टू रजिस्ट्रार नो कि आपने चेंज कर लिया है? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? फिर से फाइन फाइन थोड़ा सा कम, तो लिखिए लास्ट पॉइंट इसका, इफ देयर इज एनी कॉन्ट्रावेन, कॉन्ट्रावेन होता है अगेंस्ट जाना, CONTRAVENES, कॉन्ट्रावेन्स ऑफ दिस सेक्शन। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 13। The LLP and its every partner, the LLP and its every partner, अगर दो पार्टनर है तो तीन लोग हो गए, LLP और दोनों पार्टनर, LLP and its every partner shall be punishable, LLP and every partner shall be punishable, shall be punishable, डॉट डॉट डालकर लिखना, ₹2000 to ₹25,000, 2000 से लेकर 25,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। तीन लोग हैं तो तीनों के ऊपर, LLP और दो पार्टनर, 10 पार्टनर है तो LLP 11 लोगों के ऊपर। दोस्त को भेज रहा है, हाँ? आ जाओ जी, सेक्शन 14, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बड़ा छोटा सा है। रजिस्ट्रेशन के क्या फायदे होंगे? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पहला लिखो, कैन यूज द वर्ड LLP after the name, can use the word LLP after the name, ब्रैकेट में लिख लो, either in full form of LLP और एक्रोनिम, या तो फुल फॉर्म में लिख लो या फिर एक्रोनिम, शॉर्ट फॉर्म, मतलब LLP की शॉर्ट फॉर्म होगी ना LLP, वो शॉर्ट फॉर्म होगी, इसे एक्रोनिम भी बोलते हैं। इधर इन द फुल फॉर्म और एक्रोनिम, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हैं, इधर इन फुल फॉर्म और एक्रोनिम। सेकंड कैन हैव कॉमन सीट, हमने कॉमन सील पढ़ा ही था लेकिन मैंडेटरी नहीं था, लेकिन इसलिए लिखा कैन हैव। तीसरा लिखो, बॉडी इनकॉर्पोरेट बेसिकली तो जो इनकॉर्पोरेशन हो गया तो जितने भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सारे इमर्ज हो जाएंगे। लिखना चाहो तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन इसने बॉडी कॉर्पोरेट लिखकर सारा काम खत्म कर दिया। बॉडी कॉर्पोरेट कहलाओगे आप। चौथा लिखो, OWN, ओन एसेट्स ऑफ एनी नेचर। कितनी तरह के एसेट्स पढ़ी हैं आपने? मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, समझ गए ना? तो मैंने इसलिए बोल दिया एनी नेचर। एंड कैन डिस्पोज ऑल्सो, आप खरीद भी सकते हो। और किसके लिए कह रहे हैं ये? कौन खरीद सकता है, कौन बेच सकता है? LLP। पार्टनरशिप में नहीं था ये रूल। एंड लास्ट,
क्या लिख रहा है? आपके ऊपर केस हो सकता है और आप केस कर सकते हो। सुइंग एंड कैन बी सू ना, लास्ट SUING एंड बीइंग सूड। ये क्या है? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन हम चाहें तो ज्यादा लिखना चाहें, ज्यादा नंबर का आ जाए तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर घुसा सकते हैं। वो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही तो है। आ जाओ सेक्शन 15। सेक्शन 15 ऑफ है। अगर इस संडे टाइम मिला तो हम कॉन्ट्रैक्ट का तो सोच ही रहे थे। बाई चांस कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं हुआ तो अनपेड सैलर जरूर खत्म करेंगे, और खत्म करने के मूड से आना है थोड़ा सा पढ़कर। पहले से बता रहा हूँ, आज ट्यूसडे है। रखी है संडे को? सर ने रखी है? पूछ लेना कि सर इस बार मत रखो, इस बार तो लॉक ही रखने दो। मैं तो पहले ही कह दिया था। वो जैसे एडवर्टीजमेंट चलती है ना, जागरण स्टार्ट होगा 9 बजे तक और खत्म के लिए क्या लिखते हैं? जब तक प्रभु इच्छा। ऐसे लिखते हैं आजकल। आरंभ 9 बजे, समापन प्रभु इच्छा। तो आपकी इच्छा है, आप प्रभु तो इस वक्त आप लोग हैं, है ना। और मैं चाहूंगा कि अपनी इच्छा ये रखना कि खत्म ही करना है। एक क्लास में करना पड़ेगा, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप बराबर हो जाओगे फर्स्ट बैच की। मैं तो खींचकर इसलिए फर्स्ट बैच तक आपको ले आया हूँ, बस अनपेड साल रखा हुआ है। बाकी कई जगह पिछड़ रहे हैं, लेकिन इसमें तो कम से कम बराबर ही हो जाएंगे। ठीक है ना। संडे को कोशिश करना। नहीं, अगर मैथ्स वाले सर रखेंगे तो देख लेंगे, उनके बाद रख लेंगे। बट मेरी इच्छा है, दिली इच्छा है कि अनपेड सैलरी से लेंगे। अच्छा, ऑनलाइन लेंगे? अच्छा, चलो कोई कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, उनसे पूछ लेना कब ले रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन उनको बस ये हिंट दे देना कि लॉ वाले सर भी लेना चाह रहे हैं, लॉ वाले सर तो यहीं आकर पढ़ाएंगे, तो जिससे कोई क्लैशिंग ना हो ना, कि पता चला कि हमने रख लिया उधर से वो भी चाह रहे हैं, तो उनके पास ये हिंट रहे। वैसे मैं शालिनी को भी बता दूंगा। मैंने तो करा तो हुआ है, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं था कोई? मैंने ज्वाइन तो करा था, मुझे पता नहीं चल पाता कि क्लास चल रही है नहीं चल रही, आवाज नहीं आती ना। जो हमारा कोर्ट वाला है उसमें तो आवाज आ जाती है, हमें म्यूट रखना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को म्यूट कर देते हैं, जज साहब को सुनते रहते हैं। हाँ बेटा, कोरोना में तो सारा कुछ ऑनलाइन ही चला था। अब उसका बेनिफिट ये मिला कि अब काफी सारी कोर्ट्स अभी भी ऑनलाइन ले लेती हैं, लेकिन थोड़ा नुकसान है उसमें, कुछ ज़्यादा इतना कंक्लूडेड नहीं होता। हाँ, फिर भी हो जाता है काफी हद तक, बट उतना इम्प्रेसिव नहीं है। हमारे को नुकसान है, क्लाइंट फीस नहीं देता, उसको तो ये लगता है ना कि कुछ हुआ ही नहीं। वो जब तक एक फील नहीं आता ना, जब तक कोर्ट ना जाओ, सारी चेकिंग ना हो, फिर धक्के ना खाए, लिफ्ट में घुसने से पहले वेटिंग, और फिर कोर्ट के बाहर रूम के बाहर खड़े रहो, और इसके बाद आवाज़ बोलती है, फिर वो जाता है अटेंडेंस लगवाता है, तो उसको फील आता है मैं कोर्ट गया, फिर वो फीस दे देता है आराम से। अब इसमें क्या होता है, यहाँ बैठा होता है क्लाइंट, हमने कैमरा ऑन किया हुआ होता है, जज साहब से हमने अपना किया, जज साहब पूछते हैं हाँ भाई जो भी है आया है, हमने कहा जी हाँ ये आया, बैठा हो खड़ा होके नमस्ते कर देता है,
बैठ जाओ, हो गया काम। एक्चुअली क्या है, हम लोग फीस को पेज के हिसाब से तोलते हैं। जितने ज्यादा पेज उतनी ज्यादा फीस, और जितने कम पेज उतनी कम फीस। तो ये पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, पेज पूरे ही मिलते हैं। क्योंकि कोरोना में केस लिंगर होने का नुकसान किसको हुआ? लिंगर होने का हमें, क्योंकि पेंडेंसी पूरी हो गई। केस तो पेंडिंग हो गया ना, जो खत्म हो जाना चाहिए था वो पेंडिंग है, हम उसमें इन्वॉल्व तो है। ये तो हमारा जो है उसमें हमें पता चल जाता है। यहाँ पर बच्चे ना तो कुछ हिंट देते हैं, ना कोई क्वेश्चन पूछता है। अब पूछते हैं तो मुझे पता भी नहीं चलता। अगर नहीं पढ़ाई होती तो अब तक तो बच्चे वैसे ही क्वेश्चन कर चुके होते हैं कि सर आप क्वेश्चन पूछे थे, आपने जवाब नहीं दिया। मेरे पास नहीं तो शालिनी के पास जवाब आया, वो क्वेश्चन चला था कि सर जवाब नहीं दे रहे। सर आप सैटरडे को सर पूछ रहे थे कि एजुकेशन हमारी क्लास में बोला था सर मैं आपकी तो आवाज आई थी, तो मैंने बोला हाँ, वो तो मुझसे आपकी आवाज तो आई थी। वो आवाज आई तो पता चला था। हाँ जी बेटा, अब देखो हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है, 15 कर लिया ना हमने, 15 कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं। आ जाओ जी, सेक्शन 15 कर रहे हैं। मतलब द सिंपलेस्ट वन, आपको नाम चूज करना है। जब आपको नाम बताना है तो नाम का क्या तरीका रहेगा, आप जो इन्होंने अगला टॉपिक लिया है ना वो पहले होना चाहिए था एक्चुअली, रिजर्वेशन ऑफ नेम। देखो पहले अगला आ रहा है रिजर्वेशन ऑफ नेम, हालांकि ये पहले होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नेम का टॉपिक उठाकर रिजर्वेशन ऑफ नेम बाद में कर दिया। अब एलएलपी का हमें नाम लेना है, तो देखो क्या कह रहा है, एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी shall have either the words limited liability partnership of the acronym, ये तो ऊपर ही लिख चुके थे, as the words, अच्छा ये तो हमने ऊपर ही लिख लिया था। खैर, नो एलएलपी shall registered by a name which, अब देखो ये समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कुछ नाम है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। क्या था, याद है? किंग, रॉयल, एम्परर, इंपीरियल, इस तरह के जो नाम थे पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किए हुए हैं, बना। दूसरा, क्या ऑलरेडी कोई एलएलपी अगर रजिस्टर्ड है, क्या अगर कोई एलएलपी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका नाम आपको दिया जा सकता है? वही चीज पता नहीं कुछ कर रहा हूँ, तो लिखिए no LLP shall get registered, no LLP shall get registered by the name, no LLP shall get registered by the name। कोई नहीं, उसका वही अटेम्प्ट है। क्या हो गया, रात भर सोया नहीं? डांडिया खेल रहा, डांडिया नहीं? गुजरात के लोग हो तो समझ सकते हैं कि भाई इनको नींद आ रही होती है। गुजरात में तो जितने दिन गरबा चलता है वो दिन सब ऑफ होता है, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट सब ऑफ होते हैं जब तक गरबा चलता है। क्या हुआ, ऐसे कल भी सो रहा था? क्या हो गया भाई? मानते हैं, आप ही लोग तो बिजी है भाई, बाकी हम तो सब वेले हैं। है ना, हमें क्या करना होता है? नहीं है ना, सबको काम होता है। सबको काम, सब थक जाते हैं, तो हम क्यों नहीं सोते? वो कुछ लोग कर लेते हैं बट कुछ लोग नहीं कर पाते। हाँ, कुछ नहीं है।
आप लोग अगर रात में ढंग से नींद नहीं लोगे तो नींद आएगी आएगी। वो रात में नहीं सोया होगा, ये श्योर है। देखा, खुद ही बता रहे, देखो 2 बजे सोया है। अब अगर 2 बजे सोया है तो 8 बजे उठ के गया होगा, तो 6 घंटे सोया। उससे तूने पिछले कई सालों में नींदें गंवाई होगी, तो बस मैंने उस दिन आपको समझाया था कि नहीं, आप जितनी नींद गंवाओगे, आपकी बॉडी के अंदर एक क्लॉक है, हर रोज उसे 8 घंटे की नींद चाहिए। आप 10 दिन तक 6 घंटे सो, तो आपने कितने घंटे की नींद गंवाई? 20 घंटे की। वो 20 घंटे की नींद किसी भी तरीके से पूरी होगी। अभी पीछे जब मुझे फीवर हुआ तो मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं ना सोते सोते सोच रहा होता था कि कुछ नोट्स बना लेता हूँ, सोते सोते सोच रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। मतलब इतना भयंकर, एक तो मेडिसिन लो 650 mg की, अगर आप पैरासीटामोल खा रहे हो तो वो तो वैसे ही आपको कुछ नहीं छोड़ेगी किसी लायक, है ना, और दिन में कंटिन्यूसली 3 या 4 खा रहे हो। हाँ, 102 फीवर था ना, उतर ही नहीं रहा। तो हर पहले चल रही थी हर 8 घंटे पे, पहले दिन नहीं उतरा बुखार, फिर 6 घंटे पर आ गए। तो 6 घंटे पे खाई तब कंट्रोल हुआ। 4 दिन तक 102 फीवर, और मैं लेटे लेटे ही बस सोच रहा, लेटे लेटे ही इमेजिनेशंस करता रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि लैपटॉप ऑन कर। तो क्या हुआ, क्योंकि मैं भी कंटिन्यूसली रोज ऐसे ही करता हूँ। वो कह रहा है 2 बजे सो जाओ, अगर मेरी चैट कल की देख लोगे तो मैं 3:30 बजे भी चैट कर रहा था किसी से। मतलब मुझे नींद आनी शुरू हुई करीबन 11:30 बजे, और 11:30 बजे मेरी बिटिया मूवी देख रही थी। मैंने उससे कहा कि आवाज़ स्लो कर ले, उसने आवाज़ स्लो नहीं की। मैंने कोशिश की सो जाऊं, लेकिन वो नींद नहीं आई, वो सो गई, मैं उठ गया। वो मूवी देखते देखते सो गई और मैं उठ गया, और फिर मैं 3 बजे तक पढ़ता रहा। तो मैं ऑनलाइन था, तो मेरे एक क्लाइंट का मैसेज आ गया कि सर आप क्यों जगे हो, अभी तो आप पीछे बीमार थे पिछले हफ्ते, सो जाओ। ऐसे उसका आया, बोला थैंक यू फॉर सो मच। मैं फिर सो ही गया, अंदर सो। अब चक्कर क्या है कि अगर आपका नेट ऑन है तो आप ऑनलाइन देख ही जाओगे, और अगर आपने दूसरी तरफ व्हाट्सएप खोला हुआ है, और मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पर ही होते हैं, तो व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली खुलेगा ही खुलेगा। क्योंकि अगर आप उस पर डालो, कौन सा दूसरा जो ऐप है, उसमें डाउनलोड होने में टाइम ले लेता है। टेलीग्राम पे, टेलीग्राम में बड़ा पढ़ना है, अगर टेलीग्राम आपका नेट ऑन नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएगा, व्हाट्सएप दिखा देता है कई बार। तो टेलीग्राम पे भी मेरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसलिए मुझे नेट ऑन रखना पड़ता है। और टेलीग्राम सेफ है ना एक्चुअली, क्लाइंट्स की कुछ पर्सनल्स होती हैं तो वो टेलीग्राम पर भेजते हैं, वो व्हाट्सएप पर नहीं भेजते कुछ केसेस। हाँ, टेलीग्राम इज वेरी मच सेफर इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट्सएप, जो मैंने देखा है। हमने तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स टेलीग्राम पर ही भेजते हैं। क्या लिख रहे थे आप? बाय द नेम ए, if it seems undesirable, if it seems undesirable, if it seems undesirable, b, b, if it resembles, if it resembles with the other registered LLP, नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर इंटरवेंशन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं अभी बता भी रहा था पिछले बैच में भी, आपको बता देता हूँ कि बेटे डे बाय डे अमेंडमेंट चल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में इतना कुछ नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि रजिस्ट्रार को इस तरह की पावर्स देने। कंपनीज के केस में भी ऐसा होना शुरू हो गया है, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं वहां पर रजिस्ट्रार को पावर्स दी जा रही हैं कि भैया आप ये हैंडल करो, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ तक इन्वॉल्व होगी। तो इसलिए रजिस्ट्रार्स के पास काफी पावर्स डेलीगेट हो रही हैं इस तरह की।
लेकिन अभी आपके पास कोई अमेंडमेंट नहीं आया है, ना आपके लिए ये कोई अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन सेक्शन 16 रिजर्वेशन ऑफ नेम, सेक्शन 16 रिजर्वेशन ऑफ नेम, a person may apply in the prescribed form with prescribed fees. A person may apply in the prescribed form with prescribed fees with the registrar टॉपिक क्या है? तो इसका मतलब किसके लिए करेगा ट्राई वो? नाम के रिजर्वेशन के लिए। अभी सिर्फ नाम के रिजर्वेशन के लिए है, ठीक है। डॉट 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 ए, नीचे लिखो ए, न्यू प्रपोज्ड एलएलपी, बी, न्यू प्रपोज्ड एलएलपी है, बी, change in the existing name of LLP, change in the existing name of LLP, ठीक है। इसी का सेकंड पॉइंट लिखना, इसी का सेकंड पॉइंट, ऑन सेटिस्फैक्शन, इसी को कंटिन्यू करना है नीचे वाली लाइन में, ऑन सेटिस्फैक्शन रजिस्ट्रार में रिजर्व द नेम फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, सिर्फ 3 महीने के लिए रिजर्व होगा, फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ ऑन सेटिस्फाइड, रजिस्ट्रार में रिजर्व द नेम फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। आपके घर एक चिट्ठी आएगी कि जो आपने नाम के लिए अप्लाई किया था वो आपका नाम अप्लाई हो गया है, अप्रूव हो गया है, फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। मतलब हमें 3 महीने बाद एक और बार होगा। हाँ, 3 महीने के लिए आपका नाम आपका हो गया। अब आप 3 महीने के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर दो। ये रजिस्ट्रेशन से पहले, इसलिए तो मैंने कहा इनको पहले लिखना चाहिए था ये, लेकिन हो गया कि 15 पहले हो गया, 16 बाद में आ गया। तो आप सबसे पहले नेम के लिए अप्लाई करते हैं, रिजर्व करते हैं कुछ लोग पहले रिजर्वेशन करा लेते हैं फिर अप्लाई करते हैं। अब मान लीजिए आपने पहले सब कुछ फॉर्म भरा, अब आपको नाम ही अलॉट नहीं हो रहा तो क्या का फिर होगा रजिस्ट्रेशन? तो पहले तो नाम मिलना चाहिए ना हमें, समझ गए बात को? पहले तो नाम मिलना चाहिए। जैसे आप याहू पर अपनी कोई मेल अकाउंट खोले तो याहू क्या बोलता है, भाई ये नाम नहीं मिल रहा आपको, कोई और नाम लाओ। फिर आप कोई और करते हैं, तब भी वो भी नहीं मिल रहा था, कोई और लाओ। वो तो इंस्टेंट बता देता है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो पीछे आया था 14 दिन का, इसमें आ गया 3 महीने का, है ना। 14 दिन में तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो, लेकिन उससे पहले नाम तो पता हो। अब नाम ही अप्रूव नहीं हो रहा तो रजिस्ट्रार क्या कहेगा, आपको चिट्ठी लिख देगा कि भैया योर नेम इज नॉट अप्रूव, आ जाओ दोबारा करो। तो इससे अच्छा है एक प्रिस्क्राइब फॉर्म भर के प्रिस्क्राइब फीस के साथ पहले नेम का अप्रूवल ले। क्लियर है पॉइंट? 3 महीने के अंदर अंदर आपको 3 महीने के लिए वो नाम आपका हो गया। सेक्शन 17 चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। पॉइंट नंबर 1,
if central government satisfied, if central government satisfied that LLP has been registered LLP has been registered resembled with other name, resembled with the name of other LLP, resembled with the name of other LLP, oblique body corporate, oblique body corporate may give direction, may give direction to change the name, may give direction to change the name within 3 months from the date of such direction, from the date of such direction. ठीक है जी, 3 महीने में आपको चेंज करना पड़ेगा जिस डेट को डायरेक्शन आपके पास आई। इसका सेकंड LLP फॉर्म होने के बाद अगर नाम, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पता चला तो ये हो चाहिए रजिस्ट्रार से गलती हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, सेम नेम से हो गया, अब क्या करें? लेकिन क्योंकि आपका बाद में रजिस्ट्रेशन हुआ है तो नोटिस आप ही के पास आएगा। इसका सेकंड पॉइंट लिखें, क्योंकि अब आपको 3 महीने की गारंटी वो दी है वार्निंग, और आप तब भी शांति से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, 3 महीने को भूल गए आप, तो कॉन्ट्रावेन हो गया ना। आप तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले गए। सेकंड पॉइंट, if LLP does not follow, if LLP does not follow the direction of central government, if LLP does not follow the direction of central government, कॉमा डालकर लिखो, LLP shall be punishable with fine of rupees 10,000 to 5 lakh। 10,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का फाइन है। कितना hefty फाइन है? क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवररूल कर रहे हो आप। एंड अभी यही नहीं रुके, अभी यही नहीं रुके, पीछे क्या किया था? LLP और सारे पार्टनर्स के ऊपर पेनल्टी लगाई थी 2,000 से 25,000। यहाँ पर भी कह रहे हैं कि अभी नहीं रुके हम। हमारे मैनेजिंग पार्टनर कौन थे LLP के अंदर? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो इसका खामियाजा किसके ऊपर आएगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर। लिखो, एंड designated partner of LLP shall be punishable rupees 10,000 to 1 lakh। वहां पर 5 लाख था LLP के लिए, मिनिमम दोनों के लिए सेम है, चाहे डेजिग्नेटेड हो चाहे LLP हो, 10,000 रुपया। लेकिन मैक्सिमम LLP के ऊपर 5 लाख और पार्टनर के ऊपर, डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर 1 लाख। LLP से है तो ये फॉर्म के एसेट से जाएगा, फर्म के अकाउंट से जाएगा, वो पार्टनर नहीं। कुछ भी सही है, लेकिन ये भी तो हमने पढ़ लिया कि हर पार्टनर की गलती का भुगतान कौन करेगा? LLP। LLP एजेंट किस, सॉरी पार्टनर किसका एजेंट है? LLP का। हाँ?
रजिस्ट्रार की अच्छी हमारे ऊपर डालना है। जो रजिस्ट्रार की गलती है ये तो हमारे ऊपर करवाया है। नहीं, ये तो तब कह रहा ना कि मैंने आपको 3 महीने की वार्निंग दी है, तब भी आप नहीं कर रहे हो। क्यों ना? एक कॉल करना चाहिए था। आपको 3 महीने का टाइम भी तो दे दिया ना उन्होंने। 5 लाख का आपको 3 महीने का टाइम भी तो दे दिया बेटा। गलती है वो अलग भुगतेगा। एक बच्चे ने पूछा था कि सर रजिस्ट्रार के ऊपर क्या फाइन लगेगा, तो बेटे वो सरकारी नौकरी वाला है, उसके ऊपर सरकारी पनिशमेंट आएगी। नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। इंक्रीमेंट रुक जाते हैं और पिछले इंक्रीमेंट तक कैंसिल हो जाते हैं, प्रमोशन रुक जाती है, और तो और सस्पेंड के चांसेस हो जाते हैं, और तो और टर्मिनेशन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस छोटे से मैटर में उसके ऊपर क्या, तो ये डिपेंड करता है कि क्या उस पर एक्शन लिया जाए। अब इतने सारी वो पाई जा रही हैं ड्रॉबैक्स कि लोग क्या करते हैं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होने देता है। तो अब गवर्नमेंट कह रही है ना कि अब हम उनके ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश करेंगे कि जिसने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करवाया, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, इतना आसान थोड़ी है इन सब चीजों को कर पाना। अब एक एसएचओ है, उसके इसके अंदर एक एरिया आता है। अब अगर गवर्नमेंट चाहे और उसको अकाउंटेबल बना दे तो वो एक भी काम गलत ना होने दे, लेकिन उसकी हेडेक बढ़ जाएगी। बट एक बार अगर हेडेक बढ़ गई तो सफाई भी तो शुरू हो जाएगी, लेकिन टाइम लगता है। अब इतना कुछ पढ़ने से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये उसको कंक्लूड कर रहा है बेटे। अभी हमने पीछे पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि 3 ई फॉर्म यूज होते हैं। ई फॉर्म 1, ई फॉर्म 2, ई फॉर्म 3। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो आपके मेल पर उसके थ्रू चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। आपने गूगल पर डाला, अब आपको एलएलपी रजिस्ट्रेशन करानी है, तो सबसे पहले आप ई फॉर्म 1 भरेंगे। देखो क्या करा है, ई फॉर्म 1 क्या भरेगा, क्या कहेगा, सबसे पहले क्या करोगे आप, नेम रिजर्वेशन। जो मैं कह रहा था कि कायदे से नेम रिजर्वेशन पहले होना चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में पहले रिजर्वेशन ऑफ नेम ही आ रहा है। इसको बारे में पढ़ो जरा, एक जना को पढ़ो, बताओ देखो क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट स्टेप टू इनकॉर्पोरेट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज रिजर्वेशन ऑफ नेम। पहला स्टेप ही रिजर्वेशन ऑफ नेम है। पहली स्टेप ही क्या है, रिजर्वेशन ऑफ नेम है। फिर एप्लीकेंट हैज टू फाइल फॉर्म 1, और उसकी अपनी एक प्रिस्क्राइब्ड फीस भी होगी। क्या कह रहा है, फॉर असर्टेनिंग अवेलेबिलिटी एंड रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। किसमें आएगा ये, ई फॉर्म 1 अवेलेबिलिटी और रिजर्वेशन। तो लिख लीजिए जरा, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। जो इसने हेडिंग डाली है ऐसे मत डालना, आप हेडिंग डालना ई फॉर्म 1, जिससे आपको याद हो जाए कि ई फॉर्म 1 का काम क्या है। ई फॉर्म 1 फिर डैश डालकर लिखना रिजर्वेशन ऑफ नेम। ई फॉर्म 1 फिर डैश डालकर लिखना रिजर्वेशन ऑफ नेम। फिर आ जाओ, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 के अंदर क्या हो गया, ई फॉर्म 2 आ गया, ई फॉर्म 2 आ गया। यहां पर लिख लो इसके आगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। इसमें हमने पीछे क्या पढ़ा था, आप सारी डिटेल लिखोगे। एलएलपी का नाम, क्योंकि ऊपर रिजर्वेशन मिल गया आपको, रिजर्वेशन मिलने के बाद आपको 3 महीने का टाइम मिला, अब आपका नाम वो हो गया। फिर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर आपके पार्टनर्स, उसका बिजनेस, फिर उसके आपके पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, उनकी डिटेल्स, वो सब इसके अंदर चलेगी। किसमें आ जाएगा वो, ई फॉर्म 2 में लिखो। नेक्स्ट ई फॉर्म 3 एग्रीमेंट। हमने ये पढ़ा था शेड्यूल 1 के अंदर। शेड्यूल 1 के क्या कहा था कि इसके अंदर सारे रूल्स, सारी ड्यूटीज, सारे राइट्स, सब कुछ मेंशन है, एंड इवन एग्रीमेंट का फॉर्मेट आल्सो मेंशन।
कि अगर आपने एग्रीमेंट खुद से नहीं बनाया तो वो वाला एग्रीमेंट शेड्यूल 1 का अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा। तो शेड्यूल 1 के अंदर क्या ई फॉर्म 3 में क्या कह रहा है, एग्रीमेंट फॉर्म करना है। एग्रीमेंट के साथ आपको क्या प्लस पॉइंट है एलएलपी में, फ्लेक्सिबिलिटी। ध्यान रखना है आपस में, जरूरी नहीं है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड लिखा हो तो लिखे, लेकिन आपको जब पता है कि फ्लेक्सिबिलिटी इसका एक अपने आप में बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज के लिए है, आपके एग्रीमेंट के लिए तो है। देखो लिखा होगा एलएलपी एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन ई फॉर्म 3 विद इन 30 डेज। ये मेंशन कर दो विद इन 30 डेज, इसके ब्रैकेट में लिखो विद इन 30 डेज। एग्रीमेंट के आगे, हाँ एग्रीमेंट के आगे लिख लो विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हाँ इनकॉर्पोरेशन के बाद। ई फॉर्म 1 भरा आपने, रिजर्वेशन करा लिया। ई फॉर्म 2 आपने भरा, इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट कर दिया। इनकॉर्पोरेशन में क्या सेटिस्फाइड हो गए वो, उसमें एग्रीमेंट उस वक्त नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, जिस दिन आपके पास सर्टिफिकेट आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको एग्रीमेंट कर दो ई फॉर्म 3। ठीक है, ये यहाँ तक का आज का आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था, इनकॉर्पोरेशन। ठीक है जी, एक बार मैं वो डिफरेंस जो आपसे बोला था वो डिस्कस कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। देखो बेटे 5 से 7 नंबर तक का एक्सपेक्टेड होता है इस चैप्टर से, और अभी तक मेरे को ऐसा कुछ भी टफनेस नहीं दिखी है। आपको भी लग रहा होगा बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको इतना लाइटली मत लेना, पढ़ना जरूर जिससे लिख पाओ, जेन्युइनली लिख पाओ, है ना। कहानी नहीं इसको मारनी है। एक्चुअली बच्चों के साथ क्या ड्रॉबैक होता है कि जो चीज आसान लगती है फिर वो सोचते हैं ये स्टोरी हम लिख देंगे। तो इसको आसान है और आसान ही बने रहने देना है, और टेक्निकली और अच्छे से लिखना है। हमारे डिफरेंस बिटवीन थे एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म के बीच में। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट है, यहाँ पर एलएलपी एक्ट आ गया, वहां पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। एलएलपी एक्ट आया 2008। बॉडी कॉर्पोरेट, ये बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है, लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाती। सेपरेट लीगल एंटिटी इसके पास है, उसके पास नहीं है। क्रिएशन, इसकी क्रिएशन एलएलपी एक्ट में हो रही है, और ये बिटवीन द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स हो जाती है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, आपको अगर पता हो तो, याद है ना। रजिस्ट्रेशन एलएलपी का मैंडेटरी है और वहां पर वॉलंटरी है। परपीचुअल सक्सेशन, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट है, इसको परपीचुअल सक्सेशन मिला हुआ है, उसको परपीचुअल सक्सेशन नहीं मिला, क्योंकि एक पार्टनर के मरते ही पार्टनरशिप फर्म भी बेचारी डेड वाली सिचुएशन पर आ जाती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। हाँ? इसमें कैसे, लेकिन डेथ उसी वक्त तो नहीं होगी ना, इमीडिएटली तो नहीं होगी। आपने मान लीजिए इंट्रोडक्शन कर दिया एक नए पार्टनर का, तो और मान लीजिए आप ऑलरेडी 3 हैं, तो ये भी तो है ना। इसीलिए तो हम लोग बनाते हैं कि अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स को भी पार्टनर बना देते हैं, इसीलिए तो बनवाया है कि उसमें क्या होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर जरूर इफेक्ट होगा, मैनेजमेंट इफेक्ट होगी, लेकिन डेड नहीं होगी। ये चीज है। नेम, इसके नाम के आगे एलएलपी लिखेंगे, उसके नाम के आगे पार्टनरशिप लिखना कोई जरूरी नहीं। लायबिलिटी लिमिटेड है, वहां पर अनलिमिटेड है। म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनर किसका एजेंट है, एलएलपी का सिर्फ, वहां पर वो फर्म का भी है और पार्टनर्स का आपस में एक दूसरे के एजेंट है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये क्या होते हैं, मैनेजिंग पार्टनर्स होते हैं, मैनेज सारा यही करते हैं, है ना। एटलीस्ट वन ऑफ देम रेजिडेंट होना चाहिए, और कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। उसके अंदर सिर्फ 2 पार्टनर होने चाहिए और कोई जरूरत नहीं है। कॉमन सील इसको मिली हुई है, इसको पार्टनरशिप को नहीं मिली हुई वो, लेकिन वहां पर भी मैंडेटरी नहीं है। लीगल कंप्लायंसेस, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कंप्लायंस एंड पेनल्टीज। पीछे आएगी पेनल्टी लगाई तो किस पर लगाई, डेजिग्नेटेड पार्टनर, इसमें सब पर लग जाएगी अगर कुछ हुआ तो।
एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एलएलपी को क्या क्या फाइल करने होते हैं ये देख लो। एनुअल अकाउंट ऑफ एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी एवरी ईयर। विद द रजिस्ट्रार होगा ये, हर साल आपको जमा कराना है, जबकि यहाँ पर इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन नेशनल कैन बिकम अ पार्टनर, जबकि यहाँ पर फॉरेन नेशनल कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। देखो ये अच्छा पॉइंट है, नया पॉइंट है। माइनर, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड, इसमें साफ मना हो रखा है। अनसाउंड माइंड था, कैपेसिटी वाला बात आ गई थी, यहाँ पर पार्टनर बन सकता है लेकिन फॉर बेनिफिट्स ओनली। इसी तरह से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के डिफरेंस कंपनी के साथ, तो पहला तो वही आ जाएगा एक्ट, इसमें एलएलपी एक्ट है, इसमें कंपनीज एक्ट 2013 है प्रेजेंटली, पहले पुराने टाइम पे 1956 था। मेंबर्स मिनिमम 2, लेकिन मैक्सिमम नहीं पता। अच्छा मिनिमम वाला नहीं है यार। पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू एलएलपी आर नोन एज पार्टनर, जबकि यहाँ पर क्या होता है, शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। फिर इंटरनल गवर्नेंस ऑफ स्ट्रक्चर, द इंटरनल गवर्नेंस कौन देखता है इसके अंदर, एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, जबकि उसके अंदर क्या होता है एओए, रेगुलेट बाय स्टैट्यूट, है ना, उसमें जो होती है इंटरनल गवर्नेंस एओए देखता है। नेम, इसमें नाम के आगे एलएलपी लगेगा या एलएलपी पूरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखेंगे, जबकि इसके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड इस तरीके से लगेगा। वहां पर मिनिमम नंबर 2 है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं दे रखी। यहाँ पर 2 और प्राइवेट के केस में 200 और पब्लिक के केस में तो अनलिमिटेड, मिनिमम से। फिर लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, इसमें भी लिमिटेड है उसमें भी लिमिटेड है, लेकिन उसमें लिमिटेड कहां तक है, अनपेड अमाउंट तक, वहां पर एक्सटेंड देयर शेयर जितना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया। मैनेजमेंट, डेजिग्नेटेड पार्टनर देखते हैं, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि इसमें 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, और यहाँ पर प्राइवेट के केस में 2 डायरेक्टर और पब्लिक के केस में 3। इस तरीके नहीं खत्म नहीं हुआ अभी, तो बहुत अभी नहीं खत्म हुआ, अभी तो इसके बीच में काफी कुछ है। ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि ये इजी पॉइंट है, पड़े हुए हैं आपके, लेकिन घूम फिर कर ना अब ये सभी चीजें आपस में एक साथ चलती रहेंगी। हमारा इनकॉर्पोरेशन हो गया, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमें पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस पढ़ने, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, और संडे के लिए मैं फिर से आपको हिंट दे रहा हूँ, अनपेड सैलर याद रखना है। छुट्टी, वेलकम वेलकम, ये निकाल, वेलकम बेटा, बाय बेटा।